अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बांग्लादेश में आज भी हिंसा, दंगा और खून खराबे का दौर जारी है और वहाँ पर माइनॉरिटीज़ यानी हिंदू कम्युनिटी पर हमले भी बढ़े हैं। कई जगह बड़ी हिंसक और खूनी घटनाएं हुई हैं और अभी तक भारत की सरकार ने शेख हसीना के बारे में कोई ठोस फैसला नहीं किया है। वो अभी भी भारत के गाजियाबाद स्थित हिंडन हवाई एयरबेस पर इस वक्त एक गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और फिलहाल बांग्लादेश में भी अभी इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बनी है। अराजकता की चपेट में है हमारा पड़ोसी मुल्क। आज भारत का सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न यही है हमारी चर्चा का मुख्य विषय। बहनों भाइयों, बांग्लादेश के भीतर पिछले 24 घंटे के से अधिक के वक्त में जो कुछ भी हालात हुए हैं वो बड़े हैरान करने वाले और बहुत ही स्तब्ध करने वाले हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को जिन परिस्थितियों में अपना मुल्क, अपना राजधानी और अपना प्राइम मिनिस्टर आवास छोड़कर आना पड़ा, अब जब खबरें सामने आ रही हैं तो बड़ी हैरानी भरी बातें भी पता चल रही हैं। उनके पास सिर्फ 45 मिनट यानी 45 मिनट्स का वक्त बांग्लादेश की मिलिट्री ने दिया था सुरक्षित ढाका से निकल जाने के लिए। और इन्हीं आपात स्थितियों के बीच आज विदेश मंत्री ने जब लोकसभा और राज्यसभा में पूरी जानकारी दी, तब उन्होंने कहा कि एक अर्जेंट रिक्वेस्ट शेख हसीना के ऑफिस की तरफ से आई थी और वो कुछ वक्त के लिए भारत आना चाहती थी, जिसे भारत सरकार ने तत्काल मंजूरी भी दी और वो बाकायदा ढाका से दिल्ली पहुंची। बहनों भाइयों, क्या हुआ ढाका में? दरअसल 15 सालों की उनकी मजबूत सत्ता को उखड़ने में महज 45 मिनट का वक्त लगा। तब जब लाखों लोगों ने कर्फ्यू होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर हाउस यानी गण भवन की तरफ कूच कर दिया था। हालात ऐसे थे कि पुलिस और सेना ने कोई भी कार्रवाई करने से या अपने ही देश के नागरिकों पर फायरिंग करने से इनकार कर दिया था। हालांकि शेख हसीना निकलना नहीं चाहती थी ढाका से, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर यहाँ से निकले तो यानी सत्ता गई। राजा का गद्दी छोड़ना और अपने ही राजधानी से भागना मतलब सत्या हाथ से जाना होता है। और ये बात शेख हसीना को भी पता थी कि अगर उन्होंने ढाका छोड़ा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन बहनों भाइयों, शेख हसीना तो सुरक्षित ढाका से निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन अपने पीछे उन लाखों अपने पार्टी के वफादार नेताओं को, शासन और प्रशासन में बैठे अपने वफादार अफसरों को और अपनी पार्टी के लॉयल कार्यकर्ताओं को अकेला छोड़ गई हैं। अब उन्हें या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं, या वो मारे जा रहे हैं, या फिर वो हिंसा के शिकार हो रहे हैं। इन्हीं सब के बीच वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी हिंदुओं पर भी हमले की कई खबरें आ रही हैं। काफ़ी लोगों के मारे जाने की भी सूचना है और वहाँ लगातार दंगा और खून खराबा हो रहा है। ऐसे हालातों के बीच भारत ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि शेख हसीना को यहाँ शरण दी जाएगी या फिर वो दूसरे देश का रुख करेंगी। अमेरिका ने, देखिए हालात बदलते ही पश्चिम देश किस तरह से अपना दामन छुड़ाते हैं। ये घटना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिन शेख हसीना का वेलकम अमेरिका में होता था, उनका वीज़ा आज रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है और वो अमेरिका ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने ये साफ किया है कि आइसलम हम किसी व्यक्ति को इस तरह से नहीं देते हैं जब तक कि वो हमारे मुल्क में मौजूद ना हो या किसी तीसरे ऐसे देश में हो जहां से उन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट ना की हो, तब तक हम किसी को इस तरह से पॉलिटिकल आइसलम नहीं देते हैं। यानी कि इंग्लैंड से भी कोई बहुत वेलकम नोट शेख हसीना के लिए नहीं है। बाकी और भी यूरोपियन कंट्री ट्राई कर रही हैं जैसा कि लोग बताते हैं, लेकिन हालात बदलते ही आपकी स्थिति कितनी कमज़ोर पड़ जाती है, ये घटना उसकी उदाहरण है। बहनों भाइयों, बांग्लादेश के साथ भारत के आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक, संस्कृति, पारिवारिक संबंध हैं। बांग्लादेश और भारत के संबंध अटूट हैं और ये ऐसा रिश्ता है जो खून का रिश्ता है, जो रोटी बेटी और संस्कृति का रिश्ता है। इस रिश्ते को कोई सरकार, कोई पार्टी ख़त्म नहीं कर सकती है। एक अटूट रिश्ते में है भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश का जन्म ही भारत के प्रयासों से हुआ है और शेख मुजीबुर रहमान जो शेख हसीना के पिता हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक आंदोलन चलाया गया और पाकिस्तान की हर जुल्म ज्यादती को ख़त्म करते हुए बांग्लादेश को आज़ादी 71 में मिली थी, वो बेमिसाल थी।
लेकिन बहनों भाइयों, आप देख रहे होंगे कि उसके बहुत लंबे समय तक पूरा मुल्क अराजकता की चपेट में था। उसके बाद मिलिट्री रूल था और फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी 90s में बहाल हुई। लेकिन जिस तरह की डेमोक्रेसी है वो कोई बहुत ही फर्टाइल या बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी न होकर बल्कि अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी के तौर पर बांग्लादेश उभरा है, चाहे वो खालिदा जिया रही हो या फिर अब शेख हसीना। भारत के जो ताल्लुकात हैं वो मुजीबुर रहमान की फैमिली यानी शेख हसीना की फैमिली के साथ बड़े ही अच्छे ताल्लुकात में भारत रहा है। यहाँ सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हों, बीजेपी की हों या फिर गठबंधन दलों की सरकारें हों, लेकिन भारत की पॉलिसी बांग्लादेश को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। लिहाजा उसमें कोई कोर कसर वाली बात नहीं है। इसी वजह से शेख हसीना ने भी जिंदगी में आदमी अपने सबसे बड़ी मुसीबत यानी जब जान का भय होता है तो जो सबसे पहले किसी को पुकारता है वही उसका सबसे खास होता है। तो शेख हसीना की कॉल नई दिल्ली को आई, यानी कि शेख हसीना कंफर्टेबल और सेफ फील करती हैं अगर इंडिया होती हैं। उनका पहले का भी अतीत ऐसा रहा है कि बहुत लंबे समय तक पॉलिटिकल आइसलम में उनकी फैमिली यहाँ पर रह चुकी है, जिसमें शेख हसीना, उनकी बहन और उनकी फैमिली के लोग भी रहे हैं। तो भारत से उनका संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है। हालांकि वहाँ के सत्ता जाने से भारत की सरकार और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बांग्लादेश में खो दिया है। अब वहाँ का जो वातावरण है वो इंडिया के लिए फ्रेंडली नहीं है, बल्कि वहाँ भारत को कुछ और दृष्टिकोण से बांग्लादेश के लोग देख रहे हैं। लेकिन जिन हाथों में वहाँ पर सत्ता जा रही है या जिस तरह की अराजकता है वो बांग्लादेश को बर्बादी के कगार पर ले जा रही है। जो हश्र अफगानिस्तान ने देखा, जो हश्र पाकिस्तान ने देखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि 2 दिन 4 दिन से वहाँ कोई सरकारें नहीं हैं और अराजकता की स्थिति है। लोगों के भारी भरकम इन्वेस्टमेंट जीरो हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, लूटपाट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। 27 से ज़्यादा शहरों में इस वक्त दंगे हो रहे हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ द डे कुछ है ही नहीं। वहाँ पे अराजकता है, चरम अराजकता है। ये भारत के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, हमारे बॉर्डर्स के लिए भी, और भारत के लिए इसमें कई मसलों पर बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी इश्यूज आगे रहेंगे। कूटनीतिक संबंध, अब ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते कैसे रहेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीतिक संबंध। तीसरा सबसे बड़ा विषय है इंडियन इन्वेस्टमेंट। सरकार के करीब 75,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट भारत सरकार के बांग्लादेश के भीतर हैं। भारतीय कारपोरेट जगत के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के वहाँ पर बहुत पैसे लगे हुए हैं बांग्लादेश के आर्थिक विकास के और तमाम प्रोजेक्ट्स में। उनका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरह का रिजीम आते दिख रहा है वो इंडियन फ्रेंडली रिजीम नहीं है। भारत को क्या करना चाहिए, शेख हसीना को ओपनली शेल्टर देना चाहिए, पॉलिटिकल आइसलम देना चाहिए, या फिर ये बांग्लादेश के विवाद से खुद को दूर रखना चाहिए। मेरा मत ये है कि जब पड़ोस में आग लगी हो तो आप घर पे शांत नहीं बैठ सकते हैं, आपको अपना बचाव भी करना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने देश के नागरिकों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बांग्लादेश हमारे लिए कोई तीसरा मुल्क नहीं है, हमारा अपना ही मुल्क है और हमें उसके बारे में विचार करना चाहिए। वो हमारा अपना हिस्सा रहा है, लिहाजा हम उससे दूरी भी नहीं बरत सकते हैं। जिस तरह का कोल्ड रिस्पॉन्स यूके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप के बाकी देश दे रहे हैं, वो भी बाकी मुल्कों के लिए सबक है कि जब मुसीबत आती है तो किस तरह से लोग हाथ छुड़ाकर भागते हैं। अब शेख हसीना के राजनीतिक करियर का अंत हो गया है और बांग्लादेश में नई सरकार जन्म लेने वाली है। आप सुने कि आज भारत की संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने क्या कहा है इस पूरे प्रकरण पर, भारत की क्या प्रतिक्रिया है, आप वो सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। Concern about recent violence and instability there. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation.